ईरान के जरिए बगदाद में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के एक दिन बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम होती नजर आई। कौम के नाम खिताब में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने सख्त इक़दाम से पीछे हटा, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की नहीं दी जाएगी इजाजत। मगरबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए ईरान की भारत से अपील। भारत में ईरान के सफीर अली जिगैनी ने कहा कि मगरबी एशिया में भारत का है अहम किरदार। कशीदगी कम करने में भारत की पेशकदमी का ईरान करेगा खैर मकदम। मुल्क के इक़्तिसादी हालात का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में माहिरीन के साथ करेंगे मीटिंग की सदारत। हुकूमत आइंदा माली साल 2020-21 के लिए बजट तैयार करने में है मसरूफ। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने शुमाल मशरिक़ी गैस ग्रिड को दी मंजूरी। 8 शुमाल मशरिक़ी रियासतों में ग्रिड का होना है फ़रोग़। काबीना ने कोयले के शोबे में FDI को मज़ीद राग़िब करने कानकनी और मादनियात एक्ट 1997 और कोयले की कान एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। हिमालयाई खित्ते खास तौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ताज़ा बर्फबारी, कई इलाकों में बारिश के सबब कड़ाके की ठंड का एक और दौर शुरू। बैनुल-अक़वामी खबरों में ईरान ने तेहरान में हादसे का शिकार हुए यूक्रेन के बोइंग 737 तैयारे का ब्लैक बॉक्स अमेरिका को देने से किया इनकार। इस हादसे में क्रू मेंबर समेत 176 लोगों की हुई थी मौत। और खेल की खबरों में रियल मैड्रिड फाइनल में वेलेंसिया को 3-1 से शिकस्त देकर स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में हुए दाखिल। बार्सिलोना आज दूसरे सेमीफाइनल में एटलेटिको मैड्रिड से करेगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही कशीदगी की खबर से, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल अमेरिकियों से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के जरिए किए गए हमले में अमेरिका का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फौजी अड्डों को नुकसान जरूर हुआ है। U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal, and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. और ट्रंप ने इंतबा दिया है कि वो ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाएंगे। ट्रंप ने ईरान पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का भी इल्जाम लगाया। As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. As we continue to evaluate उन्होंने कहा कि जनरल सुलेमानी को हमें पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि वो अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थे। ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह को भी जनरल सुलेमानी ने ही ट्रेनिंग दी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the
absolutely worst atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. और इससे पहले ईरानी मिसाइलों ने इराक में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें ईरान ने 80 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा किया था। ईरान ने कम से कम 9 ईरानी मिसाइलों से इराक के आइन अल असद और इरबिल एयरबेस को निशाना बनाया था। इन ठिकानों पर अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज तैनात हैं। इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप ने अमेरिकी ड्रोन हमले के जवाब में बदले की कार्रवाई करने को कहा था। इराक में अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों पर ईरान के जरिए दर्जन भर से ज़्यादा मिसाइलें दागने के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान भारत में ईरान के सफ़ीर अली चिग़ैनी ने कहा है कि भारत के जरिए ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने की कोशिश का हम खैर मकदम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम खित्ते के सब लोगों के लिए अमन और खुशहाली चाहते हैं। ईरान के सफ़ीर ने कहा कि दुनिया में अमन कायम रखने में आम तौर पर भारत बड़ा किरदार अदा करता रहा है। India itself is involved in the region. Interest of India, its location, its population in the Persian Gulf, and the economic, political, cultural interest of India. Of course, India is a part of the region, should be a part of the de-escalation, should be a part of growing and economic growing, peacemaking in this region. We are welcome any initiative from our good friends from India. ईरान ने कहा है कि यूक्रेन के तबाहशुदा तैयारे बोइंग 737 का ब्लैक बॉक्स अमेरिकियों को नहीं दिया जाएगा। इस हादसे में अमले के अरकान समेत 176 लोगों की मौत हो गई। महर खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक ईरान के शहर हवाबाजी के इदारे के सरबरा अली आबिद ज़ादा ने कहा है कि हम तैयारे का ब्लैक बॉक्स अमेरिका को नहीं देंगे। तेहरान के बड़े हवाई अड्डे से परवाज भरने के बाद हादसे का शिकार हुए यूक्रेन के तैयारे का ब्लैक बॉक्स तफ्तीशी और इमदादी टीम को मिला है। किसी भी तैयारा हादसे की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स काफ़ी अहम होता है। ऐसे में ईरान की जानिब से अमेरिका को ब्लैक बॉक्स नहीं दिए जाने के ऐलान के बाद तजब्जुब और बढ़ गया है कि आखिर तैयारा हादसे का शिकार कैसे हुआ। ईरानी जनरल सुलेमानी की अमेरिकी हमले में मौत के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी उरूज पर है और तैयारा हादसे का शिकार होने के वाक़े को भी इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं भारतीय वजारत ख़ारजा ने इराक के सफ़र के ताल्लुक से एडवाइजरी जारी की है। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि इराक में मौजूदा हालात के पेश नज़र भारतीय शहरियों को आइंदा अहकामात तक इराक का सफ़र नहीं करने की सलाह दी गई है। वजारत ख़ारजा के जरिए जारी एलानिये में इराक में मुक़ीम भारतीय शहरियों को मोहतात रहने और सफ़र से परहेज़ करने की सलाह दी गई है। बगदाद में हमारे हाई कमीशन और इरबिल में वाक़ कौंसलेट मामूल का काम जारी रखेंगे और इराक में मुक़ीम भारतीय शहरियों को सभी तरह की खिदमात की फरहमी जारी रखेंगे। ईरान में कशीदगी की वजह से वहां से गुजरने वाली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज़ों के रास्ते तब्दील किए गए हैं। एयर इंडिया के तर्जुमान धनंजय कुमार ने जानकारी दी है कि हमारे शहरी और अमले के अरकान की सलामती हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि परवाज़ों के रास्ते तब्दील करने से दिल्ली से जाने वाली परवाज़ों में 20 मिनट और मुंबई से जाने वाली परवाज़ों में 30 से 40 मिनट का इजाफा होगा। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट ने भारतीय हवाबाजी कंपनियों को ईरान, इराक, खलीज अम्मान और खलीज फारस के हवाई खत्ते में पूरी एहतियात बरतने की हिदायत दी है। डायरेक्टोरेट ने एयरलाइंस के साथ मीटिंग की और उन्हें मोहतात होकर काम करने को कहा। कई तैयारों ने एहतियात के तौर पर अपना रूट बदल दिया है। और अब मजीद खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में माहिरीन की मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें मईशत की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत और दीगर सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने कल मईशत से मुतालिक मसाइल पर आला कारोबारी टाइकॉन से बातचीत की और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को दूसरा मरकजी बजट पेश करेंगी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा माली साल के बजट के सिलसिले में आम लोगों से मशवरे तलब किए हैं।
पीएम ने ट्वीट किया कि मरकजी बजट 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और आरजुओं की अक्कासी करता है और भारत को तरक्की की सिमत में आगे बढ़ाता है। मैं आप सबको इस साल के बजट के लिए अपने ख्यालात और मशवरे भेजने की दावत देता हूं। नए बजट के बारे में शहरी शराकत दारी फोरम MyGov पर मशवरे तलब किए गए हैं। मरकजी काबीना ने मदनियात कानून तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए कान और मदनियात की तरक्की और इंज़बाते कानून 1957 और कोयला कान खुसूसी नज़्मो कानून 2015 में तरमीम होगी। कोयला और कानकनी के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस फैसले से तिजारत में आसानी के साथ साथ कोयले के शोबे में सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। Today, cabinet has given its nod to promulgation of Mineral Laws Amendment Ordinance 2020. This will have the impact that is number one, growth in ease of doing business, democratization of the sector by opening it up to anyone willing to invest, means end use restriction, and in the August itself, the coal sector is opened up of the FDI. End use restriction we are removing. By that, anybody can participate in the coal auction. वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि काबीना की मीटिंग में शुमाल मशरिक की 8 रियासतों में गैस ग्रिड तैयार करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है। ये गैस पाइपलाइन 1656 किलोमीटर लंबी होगी। नॉर्थ ईस्ट की 7 राज्यों प्लस सिक्किम, गुवाहाटी से आगे इसे सारे 8 राज्यों को नेचुरल गैस पाइप में मिले। डोमेस्टिक गैस घर में पाइप में पहुंचे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिल्ली में जैसे आप सीएनजी गाड़ी चलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट भर में सीएनजी गाड़ी चले। वहां की उद्योग के लिए जिसमें से रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ने वाला है, वहां गैस उपलब्ध हो, इसकी एक एम्बिशियस प्लान भारत सरकार ने एक विजन दिया है। और काबीना ने गुजरात के जामनगर में वाक़ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कैंपस को भी कौमी अहमियत के इदारे का दर्जा देने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि काबीना ने उड़ीसा के नीलांचल स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड की 6 कंपनियों से सरमायाकशी को उसूली तौर पर मंजूरी दी है। साथ ही काबीना ने भारत और फ्रांस के दरमियान मार्च 2018 में हुए माइग्रेशन एंड मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप मुआहदे को भी मंजूरी दी है। इस बार नीलांचल इस्पात में जिनके मुख्य शेयर है MMTC मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, देन NMDC मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मेकॉन भेल हमारे पास जो है, और उड़ीसा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, इन 6 संस्थाओं के जो नीलांचल इस्पात में शेयर्स है उसका कुछ पार्ट ये डिसइन्वेस्ट करेंगे। जो नया ऑक्शन में विजयी होगा उसको ये शेयर मिलेंगे। उससे नीलांचल इस्पात का रूप बदलेगा, रोजगार बढ़ेगा, नया तकनीक आएगा। मरकज ने शरियत तरमीमी कानून को चैलेंज देने वाली सभी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का मुतालबा किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि अलग अलग हाई कोर्ट के फैसले अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए सभी दरख्वास्तों को एक जगह करके सुप्रीम कोर्ट एक साथ समाअत करे। अदालत जुम्मे को इस मामले पर गौर करेगी। और शुमाली भारत समेत मुल्क भर में सर्द लहर जारी है। कई रियासतों में बारिश के साथ बर्फ गिरने से ठंड भी बढ़ गई है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ मुसलसल हो रही मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के सबब आम जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कुछ अजला में 9 और 10 जनवरी को स्कूल और आंगनबाड़ी मराकज़ बंद रहेंगे। रियासत के बलाई इलाकों में मुसलसल हो रही बर्फबारी और दीगर खित्तों में बारिश से पूरी रियासत सख्त सर्दी की जद में है। पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हैं। रियासत में तकरीबन 200 गाँव में ज़िला दफ्तर से राब्ता मुनक़ता है। दूर दराज के इलाकों में
बिजली और पानी की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। जिला इंतजामिया सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने के साथ ही बिजली और पानी की सप्लाई बहाल करने की कोशिश में मसरूफ है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया है। और कश्मीर और लद्दाख के बलाई इलाकों में औसत से ज़्यादा ज़ालाबारी होने का अंदेशा है। लद्दाख इंतज़ामिया ने कम सतह की बर्फबारी तो वहीं जम्मू के लोगों को आइंदा 24 के दौरान बर्फबारी वाले इलाकों में ना जाने की सलाह दी गई है। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश के बलाई इलाकों में कल ज़बरदस्त ज़ालाबारी हुई है। राजधानी शिमला में भी इस मौसम की सबसे ज़्यादा बर्फबारी हुई है, जिससे बहुत सी सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश हुई है, जिससे दर्जे हरारत में कमी आई है। बारिश के सबब दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक में रुकावट आई। और दिल्ली से आई एक बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां मशरक़ी दिल्ली के पड़पड़गंज के सनती इलाके में आज सुबह की इब्तदाई साअतों में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, जिसमें मुबैना तौर पर एक शख्स हलाक हो गया है। बताया गया है कि ये आग पड़पड़गंज में एक प्रिंटिंग प्रेस में लगी है, जिसको बुझाने के लिए 32 दमकल की गाड़ियों को जद्दोजहद करनी पड़ी। ये आग एक 3 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड की पहली और दूसरी मंजिल में लगी, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। वहीं दिल्ली में 22 फरवरी को आम इंतखाबात होने वाले हैं। इसके लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच रही हैं और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी जीत दर्ज करेगी, ये दावा किया है दिल्ली बीजेपी के इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने। उनसे खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे बिक्रमजीत सिंह ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर। आइए उनसे बात करते हैं। सर, विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पार्टी की कैसी तैयारी? पार्टी की पूरी तैयारी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि उन्होंने एक झूठ सरकार देखी है और कांग्रेस और बाकी पार्टियां जिस तरह से देश में हिंसा का माहौल तैयार कर रहे हैं, उससे जनता बहुत खफा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है वो लोगों को पसंद है और इसलिए ये निश्चित हमें विजय का विश्वास है। रोज भारतीय जनता पार्टी नए मुद्दे विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे लगा रही है। बूथ सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ट्रेंड भी किया जा रहा है। टिकटों की घोषणा कब तक होने की संभावना? टिकटों की घोषणा जैसे हमने कहा कि आखिरी दिन से पहले इस समय पर होगा और जैसे होगा सारी टीमें तैयार है। तुरंत प्रचार में बाकी सारी व्यवस्थाएं तैयारियां चल रही है और जैसे ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी उस क्षेत्र में तुरंत प्रचार शुरू होगा। एक सब मीडिया में भी चर्चा हो रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देने वाली है इस बार चुनाव में? नहीं, चेहरे का नहीं, ये तो पहले अमित शाह जी ने भी बताया कि मोदी जी के काम के मार्गदर्शन में और उसके कार्यक्रम को प्रेजेंट करते हुए हम जा रहे हैं। हमारा नैरेटिव है कि हमारे पास केंद्र सरकार है, हमारे पास नगर निगम है, अब हमें राज्य की भी सत्ता दो तो ट्रिपल इंजन की तरक्की दिल्ली में होगी और इसके लिए वोट मांग रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जी 20 साल का इस बार क्या बनवास भारतीय जनता पार्टी का खत्म होगा? बिल्कुल। दुर्भाग्य से 15 साल कांग्रेस और 5 साल आम आदमी पार्टी सरकार रही। अब लोगों का भ्रम टूटा है और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और तिजारत से जुड़ी खबर में अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी कम हुई है। इन आलमी इशारों के दरमियान सेंसेक्स और निफ्टी का आगाज़ आज तेज़ी के साथ हुआ है। फिलहाल BSE का 30 हसस वाला अहम इंडेक्स सेंसेक्स तकरीबन 440 पॉइंट इजाफे के साथ 41,258 पॉइंट्स के आसपास कारोबार कर रहा है। दूसरी जानिब
NSE का 50 हसस वाला अहम इंडेक्स निफ्टी तकरीबन 144 पॉइंट की मजबूती के साथ 12,170 के नजदीक तिजारत कर रहा है। और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने ICC टेस्ट रैंकिंग में अपना मकाम बरकरार रखा है। बुध को जारी ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को नुकसान हुआ है। हालांकि अभी भी दोनों रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हैं। वहीं रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में जगह बना ली है। बुध के रोज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में रियल वेलेंसिया को 3-1 से हराने में कामयाब रहे। सऊदी अरब में खेले जा रहे सुपर कप के इस मुकाबले में रियल ने 15वें मिनट में टॉनी क्रूज के गोल की मदद से 1-0 की सबकत बना ली। फाइनल में रियल का सामना बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के दरमियान होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के फातेह से होगा। महाराष्ट्र और मेजबान आसाम 10 जनवरी से गुवाहाटी में शुरू हो रहे तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे बड़ी टीम के साथ अपनी दावेदारी पेश करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा एडिशन 22 जनवरी तक जारी रहेगा। आसाम के चीफ द मिशन नवज्योति बासुमातारे इन खेलों की मेजबानी के तय काफी पुरजोश हैं। आसाम इन खेलों में 656 के साथ अपनी दावेदारी पेश करेगा। वहीं महाराष्ट्र अपने खिताब के दिफा की पूरी कोशिश करेगा। Khelo India Youth Games 2020 is going to be started from 10th of January till 22nd January at Guwahati. More than 6,000 players are going to take part in this particular beautiful event. I sincerely appeal all of you, please come forward and extend your support to make this particular historic event a grand success. And I always thankful to the people of Guwahati and Assam for their kind cooperation in the previous games. This time I believe you will also on the same line extend your support to make this 13 days event a grand success. और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तई गुवाहाटी में लोग पुरजोश हैं। रियासत के वज़ीर आला सरबानंद सोनोवाल ने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया है कि उनका मकसद है इन खेलों को न सिर्फ कामयाब बनाया जाए बल्कि इस शहर को स्पोर्ट्स कैपिटल का भी दर्जा हासिल हो, जिसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तई लिए गए इक़दामात की ज़बरदस्त तारीफ की है। ये खास बातचीत की है हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला से। 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में होने जा रहे हैं और 10 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ असम के चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं। सर, वेलकम टू डीडी न्यूज़। किस तरह से देखते हैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन को? एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप देने जा रहे हैं। खेलोगे तो खेलोगे, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहा करते हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ी भी उत्साह और उमंग से खेले, क्योंकि खेल के मैदान में जो शक्ति भरा हुआ है, इस शक्ति को हासिल करने के लिए मुझे लगता है हर खिलाड़ी को निष्ठा से मेहनत करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए और सफलता प्राप्त करना चाहिए। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि युवा शक्ति को महाशक्ति के रूप में हम सजा सकते हैं। तो उसी उमंग से मैं चाहता हूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 को सफल बनाने के लिए असम में बसे हुए हर विद्यार्थी भाग लेंगे और माँ बाप इस विषय पर अपने बच्चों को उत्साहित करेंगे, और हमारे परम आदरणीय जो शिक्षक है वो भी हमारे विद्यार्थियों को उत्साहित करेंगे। सबका सहयोग की वजह से हम ये निश्चित है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 को हम सफल बना पाएंगे। शहर में पूरी तैयारी हुई है, कार्निवल टाइप का माहौल है। हम आए एयरपोर्ट से लेकर के अभी हमने पूरा शहर देखा, एक उत्साह अलग से। युवाओं से बात करें तो कितनी मेहनत करी है? 7,000 एथलीट्स आने वाले हैं आपके शहर में, क्या कुछ इंतजाम है उनके? इंतजाम तो बहुत कुछ है, और खास करके खिलाड़ी जब आते हैं तो माहौल बदल जाते हैं, क्योंकि खिलाड़ी शांति दूत होता है। हमारे भूपेंद्र हमेशा यही गीत गाया करते थे, ये पृथ्वी एक क्रियांगन क्रियाए होल शांति प्रांगण, यानी कि खेल के जरिए सद्भावना और सहयोगिता का जो मनोबल हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस दुनिया में अगर इंसानियत का भावना शक्ति को बढ़ाना है तो जरूर हम खेल के जरिए बढ़ा सकते हैं।
इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दिया गया है, खास करके एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी दिशा पर हम भी आगे चल पड़े। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति मेहनत करेंगे। और उसी उम्मीद से मैं आप सबको भी दरखास्त करता हूं कि अगले 13 दिन तक आप भी बढ़िया से कवर देते रहे, ताकि हमारे लोगों को उत्साह मिले और देशवासी इस खेल का मजा ले। तो फिट इंडिया भी इसका एक पार्ट बनाया है, उसको किस तरह से आप बनाएंगे यहाँ पर? फिट इंडिया, क्योंकि खेल के जरिए लोग अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, तो इसलिए स्वस्थ बनने के लिए खेल का हमें सहयोग लेना ही होगा। तो इसलिए मोदी जी का यही आह्वान है, क्योंकि हमारा हर युवा जब स्वस्थ रहेंगे तो हम सबसे मजबूत राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बना पाएंगे। और बुलेटिन में आपको विदा करने से कबल आपको छोड़ जाते हैं इजराइल में परिंदों के रक्स की कुछ दिलचस्प नज़ारों के साथ। आप इसका मज़ा लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।